आज का जो हमारा टॉपिक और मौजू है वो ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया है। शिज़ोफ्रेनिया जैसा कि आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि एक ऐसी ज़हनी बीमारी है या एक ऐसी साइकोलॉजिकल डिज़ीज़ है कि जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ में इसका शुमार होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोरोना की इस सिचुएशन के दौरान जिस तरह से बाकी तमाम मरीज़ों के इलाज में हर्डल हुआ है, मिसाल के तौर पे वो मरीज़ जो शुगर के, ब्लड प्रेशर के या अमूमी तौर पे दूसरे इन्फेक्शंस के मरीज़ थे, चूँकि अस्पतालों में एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई थी, लॉकडाउन की वजह से इजी एक्सेस नहीं था, बहुत सारे अमराज़ का इलाज जो है वो गड़बड़ हुआ, प्रॉपर्ली हो नहीं सका। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर आपके आसपास या आपकी फ़ैमिली में कोई शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ मौजूद है तो मुझे उम्मीद है कि उसके इलाज में कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। डॉक्टर इमरान ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम डॉक्टर इमरान। डॉक्टर उस्मान ने वेलकम कहा है, थैंक यू। डॉक्टर इमरान कह रहे हैं कि चूँकि ये ईद से पहले आखिरी प्रोग्राम है इसलिए ईद मीटिंग एंड ग्रीटिंग की कुछ सजेशन दिए। ज़रूर, बहुत 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 अच्छी है, आपने ये सजेशन दी है। मैं इंशाल्लाह इस पर आखिर के अंदर बात करता हूँ। शिज़ोफ्रेनिया क्या है, क्या मर्ज़ है और कैसे ये मर्ज़ डायग्नोस होना शुरू हुआ, थोड़ा सा हमें इसका बैकग्राउंड अगर समझेंगे तो हमें इस मर्ज़ के इलाज करने में बड़ा मदद मिलेगा। और ख़ुसूसन वो लोग जिनके घर में शिज़ोफ्रेनिया का कोई मरीज़ मौजूद है और वो इलाज में इन्वॉल्व रहते हैं तो हमें समझने में मदद मिलेगी। आज से कोई 120 साल पहले तकरीबन 1904 या 5 में उस वक्त जो माहिर दिमागी अमराज हुआ करते थे और उस वक्त जो ये स्पेशलिटी थी मेडिकल साइंस की उसको न्यूरोसाइकाइट्री कहा जाता था। तो न्यूरोलॉजिस्ट और जो साइकाइट्रिस्ट थे वो गालिबन शायद एक ही स्पेशलिटी में काम किया करते थे और अभी सब स्पेशलिटी साइकाइट्री और न्यूरोलॉजी की शायद अलग नहीं हुई थी। तो म्यूनिख जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के बहुत सारे माहिर दिमागी अमराज मौजूद थे, ख़ुसूसी तौर पे यूरोप से ज़्यादातर दिमागी अमराज के माहिरीन मौजूद थे। वहाँ पर एक एमिल कार्पलिन नाम के माहिर अमराज दिमाग मौजूद थे। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया तमाम लोगों को और वहाँ ये डिस्कशन हुआ कि जिस तरह से बहुत सारे मुख्तलिफ़ अमराज के लोग हम देखते हैं, वैसे एक साइजेबल नंबर ऑफ़ मरीज़ हम ऐसे देखते हैं कि जिन्हें साइकोसिस तो होता है, जिन्हें कोई इस तरह की बीमारी होती है जिसमें उन्हें इंसाइट नहीं होती, मरीज़ों को ये पता नहीं होता कि वो बीमार हैं और उनका रवैया अमूमी तौर पे इस तरह से होता है कि वो अपने आप को बीमार मानने पे तैयार नहीं होते हैं। लेकिन उनकी इस बीमारी का सबब मूड नहीं होता, यानी इसी तरह की एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें मूड का प्रॉब्लम होता है और मूड डिसऑर्डर या मूड की चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो देखा ही गया कि मूड के अलावा कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से कुछ लोगों में साइकोटिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो एमिल कार्पलिन ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि किसी मरीज़ों का एक मखसूस ग्रुप है जो हमारे पास क्लिनिक्स में आता है और जब हम उनसे देखते हैं तो वो साइकोटिक डिजीज़ भी होती है और साइकोटिक डिजीज़ के साथ साथ उनका जो असल प्रॉब्लम होता है वो थॉट प्रोसेस में होता है, यानी उनका सोच के महवर में कुछ ऐसी चेंज आ जाती है और वो चेंज इस हद तक होती है कि वो किसी चीज़ पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि जिनका हकीकत में उस तरह से मौजूद होना पॉसिबल नहीं होता है या शवाहिद की रोशनी में ऐसा नहीं होता है। तो वो जो सोच की एक बीमारी है या सोच में जो एक वो तब्दीली आ गई है, उससे मुतालिक वो मरीज़ जिनको साइकोटिक फीचर्स के साथ आते हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए बीमारियों का। ये वाक़या तकरीबन 1905 या 1906 का है। सो एमिल कार्पलिन वो पहले आदमी थे जिन्होंने इस बीमारी के मुतालिक कॉन्सेप्ट दिया और उनके इस कॉन्सेप्ट को वाइडली तमाम जो माहिर दिमागी अमराज उस वक्त मौजूद थे उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि आपकी बात ठीक है, ऐसे मरीज़ हमने भी देखे हैं, हमारे क्लिनिक्स में भी आते हैं। तो यूँ ये बात तय हुई कि एक मरीज़ों का ग्रुप है जो साइकोटिक फीचर के साथ आते हैं और जिनका प्रीडोमिनेंट रीज़न साइकोटिक फीचर का थॉट में गड़बड़ यानी सोच में कोई गड़बड़ होना होती है। इनिशियली ये सोचा गया कि चूँकि ये मरीज़ सोच में ऐसी फिक्सेशन के साथ हो जाते हैं कि उनकी सोच को चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये सोचा गया कि इस तरह की सोच तो शायद बुढ़ापे की एक बीमारी या डिमेंशिया में होती है। तो इस बीमारी का पहला नाम जो था वो डिमेंशिया प्रीकॉक्स शायद जर्मन वर्ड है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उसका मतलब है अर्ली ऑनसेट यानी शुरू ऑनसेट, यानी अमूमन डिमेंशिया की जो बीमारी है वो 60 और 65 साल की उम्र में होती है, लेकिन ये जो शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ जिनको थॉट का प्रॉब्लम था ये ज़्यादातर जवान और यंगस्टर्स होते थे। तो ये सोचा गया कि शायद यही डिमेंशिया का मर्ज़ का ही कोई हिस्सा है और इस डिमेंशिया के मर्ज़ की वजह से लोगों को अर्ली ऑनसेट सोच का डिस्टर्बेंस हो गया है और सोच में कोई फिक्सेशन आ गई है और चूँकि सोच में फिक्सेशन आ गई है तो इसका नाम डिमेंशिया प्रीकॉक्स रखा गया। लेकिन
जल्द ही, फ़ौरन ही, यानी कुछ 2-4 साल बाद ही मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, मुख्तलिफ़ मीटिंग्स में ये बात तय की गई कि डिमेंशिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें मरीज़ के कॉग्निटिव फंक्शंस, यानी उसकी याददाश्त, पहचानने की सलाहियत, वो ख़राब हो जाती है, तो फिर इस बीमारी का नाम डिमेंशिया प्रीकॉक्स नहीं होना चाहिए। सो यूँ 1912 में यूगॉन ब्लूलर नामी एक साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने ये सजेशन किया कि शायद ये जो साइकोटिक डिजीज़ है जिसमें मरीज़ों के दिमाग की सोच डिस्टर्ब हो जाती है, ये उनकी पर्सनैलिटी की कुछ चेंजेस की वजह से होती है, और पर्सनैलिटी में कोई स्प्लिट आ जाता है। तो फिर उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी दी, उस टर्मिनोलॉजी का नाम बना शिज़ोफ्रेनिया। तो ये जो शिज़ोफ्रेनिया का जो कॉन्सेप्ट है बीमारी का, ये एमिल कार्पलिन साहब ने दिया था, जो साइकियाट्रिस्ट थे, और फिर इसका नाम जो यूगॉन ब्लूलर ने दिया था। लेकिन हमें ये बात समझनी है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट को अगर हम मिलाएं तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि शिज़ोफ्रेनिया का जो मर्ज़ है वो सोच की बीमारी है, यानी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ की सोच में कोई ऐसी सोचें आ जाती हैं जो फिक्स हो जाती हैं, जो लाख लॉजिकल आर्गूमेंट से आप समझाएं, लेकिन वो सोचें चेंज नहीं हो सकती या नहीं होती। सो एमिल कार्पलिन और यूगॉन ब्लूलर के दोनों के मुश्तरका जो कॉन्सेप्ट हैं वो मॉडर्न शिज़ोफ्रेनिया के हिसाब से तकरीबन ठीक हैं, लेकिन जो स्प्लिट पर्सनालिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है। अब ये बात बड़ी क्लियर है कि पर्सनालिटी के जो प्रॉब्लम या पर्सनालिटी के जो डिसऑर्डर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, और उसके अंदर मरीज़ की जो सिम्टमेटोलॉजी होती है वो वही होती है जो इसकी पर्सनालिटी में शुरू से होती है, और आगे चल के वो चेंज हो जाती है, तब हम उसे कहते हैं, या उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है। लेकिन शिज़ोफ्रेनिया में पर्सनालिटी से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी अगर आप इसके लफ्ज़ी माने देखेंगे शिज़ोफ्रेनिया के तो आपको डिक्शनरी में मिलेगा स्प्लिट पर्सनालिटी, लेकिन जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी शिज़ोफ्रेनिया है उसमें हमें ये बात समझनी है कि इसका ताल्लुक़ डायरेक्टली पर्सनालिटी से नहीं, बल्कि ये सोच की एक बीमारी है। सो यूँ 1912 से लेकर आज तक इस बीमारी का नाम शिज़ोफ्रेनिया ही है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है शिज़ोफ्रेनिया का वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मौजूदा जो कॉन्सेप्ट है उसका पर्सनालिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो अब हमें ये बात भी समझनी है कि ये जो मर्ज़ शिज़ोफ्रेनिया है ये कितनी किस्म का होता है, किस तरह का होता है, ताकि फिर हम इसके इलाज को भी समझेंगे। बहुत सारे लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर उस्मा सलाम कह रही हैं, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आतिफ़ ने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। मैं वेलकम करता हूँ तमाम लोगों को कि जो इस वक्त जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि अगर आपका कोई भी सवाल है, किसी भी तरह की कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो मैसेज में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी टॉक के आखिर में तमाम सवालों का जवाब दूँ। शिज़ोफ्रेनिया की कई इकसाम होती हैं, जिसमें हम जिन इकसाम को समझते हैं या पढ़ते हैं उनको दो ग्रुप हैं, डायग्नोस्टिक ग्रुप हैं, यानी किस तरह से किसी भी जहनी मर्ज़ को डायग्नोस किया जाए उसके लिए दुनिया भर में दो सिस्टम हैं। एक सिस्टम जिसको हम कहते हैं ICD, जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। पाकिस्तान में ऑफिशियली सरकारी तौर पे जब हम ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान में कितने % लोगों को डिप्रेशन है या कितने % लोगों को एंजाइटी है या शिज़ोफ्रेनिया है, तो हम बुनियादी तौर पे ICD को फॉलो करते हैं, क्योंकि सरकारी तौर पे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ सिस्टम को फॉलो करते हैं। सो ICD के जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया या जो डायग्नोस्टिक शिज़ोफ्रेनिया की सब टाइप्स हैं वो, और जो दूसरा हमारा डायग्नोस्टिक तरीका है जिसे हम कहते हैं DSM, यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन का बनाया हुआ है। इन दोनों डायग्नोस्टिक जो सिस्टम हैं, इसमें शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ के डायग्नोसिस में थोड़ा सा इख्तलाफ है। यानी अगर हम ये बात करें कि टाइप्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया कितनी होती हैं, तो DSM कहता है कि 5 टाइप ऑफ शिज़ोफ्रेनिया हैं, जिसमें पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया, कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज्ड या हैबिफ्रेनिक शिज़ोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएटेड शिज़ोफ्रेनिया और रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिया। लेकिन जब हम बात करें ICD की, तो ICD कहता है कि शिज़ोफ्रेनिया की 7 वैरायटी हो सकती हैं, 7 टाइप्स हो सकती हैं, जिसमें 5 तो यही हैं, यानी पैरानॉइड, कैटाटोनिक, हैबिफ्रेनिक, अनडिफरेंशिएटेड और रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिया। 2 एडिशनल वैरायटी ICD में मौजूद हैं, यानी सिंपल शिज़ोफ्रेनिया के नाम से और पोस्ट शिज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन के नाम से। ये जो दो छोटी सी डिस्पैरिटी है बिटवीन दो सिस्टम, उसमें भी ये बात मौजूद है कि DSM के अंदर ये जो बाकी 2 वैरायटी हैं वो भी रिसर्च बेस पे मौजूद हैं। सो इसका मतलब है कि अगर हम अमूमी तौर पे इस बात को समझेंगे शिज़ोफ्रेनिया के कितनी टाइप्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया की 7 मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। चूँकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर दिमाग की, इंसान की सोच में डिस्टर्बेंस हो जाती है, सो इसका मतलब है प्राइमरी रीज़न किसी मरीज़ को शिज़ोफ्रेनिया डायग्नोस करने का सिर्फ उस वक्त तक होगा जब उसकी सोच में कुछ स्पेसिफ़िक अलामात ना मौजूद हों। हम शिज़ोफ्रेनिया डायग्नोस नहीं कर सकते। वो अलामात क्या हैं और कैसे हमें डायग्नोस करना है, उसको भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। डिल्यूजन एक अलामत होती है, जिससे पहले भी एक लेक्चर में हमने इसके ऊपर बात की थी, जिसके अंदर मरीज़ को किसी सोच पर, एक ऐसी सोच जो
गलत हो, जो हकीकत पर मबनी ना हो, लेकिन मरीज़ उस सोच पर फिक्स्ड हो जाता है, उसको ये बात का यकीन हो जाता है कि वो जो सोच रहा है वो बिल्कुल ठीक है, जबकि वाक़यात, हालात और शवाहिद उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हों, बरअक्स हो, लेकिन फिर भी मरीज़ अपनी बात से पीछे हटने पर तैयार नहीं होता और अपनी बात को मानने पर मुसिर होता है। ये बात भी समझनी है कि ऐसी सोच को हम उस वक्त डिल्यूजन कहेंगे अगर इस सोच का ताल्लुक मज़हबी सोच या माशरती सोच से हट कर हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स किसी एक मज़हब को फॉलो करता है और उस मज़हब के हिसाब से उन्होंने किसी भी सोच को अपने जहन में फ़िक्स किया हुआ है, तो वो ठीक है, वो नॉर्मल है, उसको हम डिवीज़न में ही नहीं लेते। इसी तरह से जो माशरती मामलात हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे माशरे में बहुत कॉमनली लोग कुछ बातों पे बिलीव करते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो फिर इसका मतलब है कि हमारा काम ख़राब हो जाएगा, और या अगर किसी को मिर्गी का मरीज़ को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो लोग जूता सूंघा के इलाज करते हैं। ये कल्चरल मिथ्स हैं। तो ये जो सोचें, ये भी फॉल्स सोचें, ये भी फिक्स्ड होती हैं, मगर ये डिल्यूजन में नहीं आती हैं। सो डिल्यूशनल थॉट्स वो थॉट्स हैं कि जो कल्चरल रिलीजियस थॉट्स के अलावा हों और फिक्स हों। मिसाल के तौर पे मरीज़ के जहन में ये आ जाए कि मेरे दिमाग में कुछ सोचें कोई डाल देता है और जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मेरे दिमाग की सोचें पढ़ लेता है, या मैं किसी से दिमाग की सोचों के ज़रिए बात कर लेता हूँ, या मुझ पे किसी ने जादू करवा दिया है और वो जादू ऐसा है, उस जादू की वजह से मैं ना खा पी सकता हूँ ना पी सकता हूँ, जबकि वो खा भी रहा है, पी भी रहा है, बाकी काम भी कर रहा है। या किसी ने मुझ पर जो है वो जहर करा दिया है और जहर के ज़रिए मुझे मारना चाहता है और 10 साल से मुझे खाने में जहर मिला के दे रहे हैं और उसके बावजूद उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुँच रहा है, लेकिन यकीन फिर भी पक्का वही है कि नहीं, मुझे जहर दिया जा रहा है। या कई दफ़ा इस तरह के डिल्यूजन भी होते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो गया हूँ, मैं कोई वलीउल्लाह हो गया हूँ, या मेरे बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं लोगों के साथ। तो ये जो डिल्यूजनल सिम्टम है, यानी डिल्यूजन का होना है, ये कोर सिम्टम है शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ का, यानी डिल्यूजन का होना लाजमी है। फिर इसके साथ साथ शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों को हेलुसिनेशंस की अलामात भी होते हैं, जिसमें कानों में आवाज़ें आना, कि ऐसे आवाज़ जो उनको बताते हैं या बोलते हैं, ये वो आवाज़ें होती हैं जो आमतौर पे उनके आसपास लोगों को नहीं आती, जब वो अकेले होते हैं उस वक्त आती हैं, या जब वो दूसरे लोगों के साथ हों तो सिर्फ उनको आ रही होती हैं और फिर वो उन आवाज़ों को जवाब भी दे रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं। तो यूँ इन मरीज़ों के अंदर हेलुसिनेशन का सिम्टम भी होता है। सो ये 2 बड़े मेजर सिम्टम्स हैं जो शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों में होते हैं। डायग्नोसिस के लिए लाजमी है कि इनमें से कोई एक मरीज़ हो, फिर वो जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, फिर श्नाइडर्स फर्स्टिंग सिम्टम है, उसके हिसाब से वो कैटेगराइजेशन है। यानी एक ग्रुप के सिम्टम जिसमें डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल है, डिल्यूजन ऑफ थॉट विड्रॉल, डिल्यूजन ऑफ थॉट इंसर्शन है। अगर ये डिल्यूजन हो तो ये अकेला सिम्टम भी काफ़ी है, लेकिन अगर डिल्यूजन ऑफ पैरानोया या एमॉर्फस डिल्यूजन या ग्रेंडियोसिटी का डिल्यूजन है तो फिर एडिशनली कुछ और सिम्टम भी चाहिए होते हैं। इसी तरह से हेलुसिनेशन के ऊपर अगर आप बात करें तो अगर किसी को कमेंट्री हेलुसिनेशन है, यानी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो उस पर कमेंट्री कर रही हैं, या थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन है कि एक से ज़्यादा लोगों की आवाज़ें आ रही हैं जो उनसे बात कर रही हैं और उस बातों के नतीजे में वो अपने मज़ीद सोचों को डेवलप कर लेते हैं, तब ये अकेली एक हेलुसिनेशन होना भी शिज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस में काफ़ी मददगार हो सकती है। और अगर इसके अलावा कोई दूसरी हेलुसिनेशंस हैं तो फिर एक से ज़्यादा सिम्टम्स चाहिए होती हैं। चूँकि आज डायग्नोसिस हमारा टॉपिक नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। अब ये भी हमें समझना है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शिज़ोफ्रेनिया के जो मरीज़ हैं उसमें सबसे कॉमन जो है वो पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया है। पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसके शिज़ोफ्रेनिया की एक ऐसी किस्म है जिसमें मरीज़ को ये पक्का यकीन हो जाता है कि मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारी साजिशें की गई हैं। बहुत दफ़ा उस साजिश कई ज़िम्मेदार वो अपनी फैमिली में से किसी को ठहराता है, कभी कभार वो अपने ऑफिस कुलीग को या जानने वालों को ठहराते हैं, और फिर जितने मर्ज़ी आप उनको सबूत ला के दे दें या जितने मर्ज़ी आप लॉजिकल आर्गूमेंट कर लें कि ऐसा नहीं है, मगर वो अपनी बात पर मुसिर होते हैं और अपनी सोच को बिल्कुल ठीक समझते हैं और अपनी सोच पे फिक्स्ड होते हैं। सो पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया के जो मरीज़ होते हैं ये अमूमी तौर पे कम्युनिकेशन इनका बड़ा अच्छा होता है और एग्रेसिव और वायलेंट होने के चांसेस इन मरीज़ों में ख़दशात बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जब दूसरों को अपना दुश्मन समझते हैं तो उस दुश्मनी के नतीजे में उनको ऐसा लगता है कि लोग उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं, और बाज़ औक़ात वो उस सोच में मौजूद साजिश के ख़िलाफ़ फ़िज़िकल एक्शन करने पर भी तैयार हो जाते हैं और फिर एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर भी हो जाता है। दूसरा जो कॉमन शिज़ोफ्रेनिया हमारे यहाँ है वो शायद हेबिफ्रेनिक शिज़ोफ्रेनिया है, जो चाइल्डहुड में होता है और बचकाना बिहेवियर और फिर बचकाना चीज़ें अडैप्ट हो जाती हैं। इसी तरह से फिर एक और वैरायटी है जो अनडिफरेंशिएटेड शिज़ोफ्रेनिया है, जिनको हम डिफरेंशिएट ना कर सकें बिटवीन पैरानॉइड या टेटोनिक और हेबिफ्रेनिक, यानी कुछ सिम्टम्स दोनों के हों या एक के हों, तब हम उसको कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड शिज़ोफ्रेनिया। इसी तरह से केटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया एक टाइप है जिसके अंदर मरीज़ को फिजिकल सिम्टम होते हैं कि मरीज़ एक जगह खड़ा है तो घंटों एक ही जगह खड़ा रहता है, अजीब व गरीब पोस्चर बना के अगर खड़ा है तो वहीं खड़ा है, सोचों में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो आसपास लोगों के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे होते हैं, और एक तरह की स्टिपर टाइप की उनमें कंडीशन हो जाती है। शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ बदकिस्मती से जवानों का मर्ज़ है। 15 से 35 साल की उम्र में अमूमी तौर पे ये मर्ज़ आता है, कॉमन होता है। अगर आपकी उम्र 15 साल से 35 साल के दरमियान है
तो शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ के यकीनन आपको चांस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो गई है तो फिर शिज़ोफ्रेनिया के चांसेस कम हो गए हैं। बल्कि ये कहा जाता है 45 साल से ज़्यादा उम्र होने के बाद शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ होने के चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं या बहुत ही मिनिमल हो जाते हैं, रेयर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ जवानों का मर्ज़ है, यंगस्टर्स का मर्ज़ है, टीनेजर्स का मर्ज़ है। अमूमी तौर पे वो लोग जो 12, 15, 16 साल की उम्र तक बिल्कुल ठीक होते हैं, अपने आप से बिल्कुल हर तरह की परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती है, बल्कि ना सिर्फ अच्छी होती है बल्कि आम लोगों की कंपैरिजन में इनकी परफॉर्मेंस बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों का आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस लेवल बाकी लोगों के इंटेलिजेंस लेवल्स के मुकाबले में बहुत अच्छा होता है। ये सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, बल्कि अर्ली लाइफ में इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी होती है। सो इसका मतलब है कि हम जिस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं वो यंग पॉपुलेशन है, और यंग पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है माशरती तौर पे, माशी तौर पर। शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ मेल और फीमेल में इक्वली कॉमन है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये रिसर्चेज मौजूद हैं, ये बात क्लियर है कि ये मर्ज़ मेल टू फीमेल तकरीबन एक जितना ही होता है। लेकिन कुछ मुल्कों में जो इंडस्ट्रियलाइज मुल्क हैं और तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, यहाँ तक देखा गया है कि लाइफ टाइम रिस्क शिज़ोफ्रेनिया का शायद 1% है, यानी टोटल पॉपुलेशन का 1% लोगों को शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। लेकिन कुछ मुल्कों के रिसर्चेज ये भी बताते हैं कि 1000 में 5 लोगों को शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ होता है। तो पाकिस्तान में चूँकि कोई स्पेसिफिक डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरह से शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ क्लिनिक में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमें ये बात बहुत आसानी से कही जा सकती है कि शिज़ोफ्रेनिया पाकिस्तान में ख़ासा कॉमन मर्ज़ है और क्लिनिक्स में ख़ासा कॉमनली रिपोर्ट होता है। अभी इस साल और अगले साल के एंड तक शायद एक सर्वे पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम हो रहा है। उम्मीद की जाती है कि उसके बाद हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के डाटा भी मौजूद होंगे कि कितने % पॉपुलेशन के कितना % हिस्सा शिज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है। बहुत सारे लोग इस दौरान सवालात दे रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि सवालात भी उनका मैं पढ़ता रहूँ, और अगर मैं शुरू में ना दे सका दरमियान में, तो मैं आखिर में ज़रूर जवाब दूँगा इन तमाम सवालात के। अब समझने की बात है कि शिज़ोफ्रेनिया क्यों हो जाता है, क्या वजूहात हैं, कैसे हो जाता है। रिसर्च ने ये बात साबित की है कि शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ मोरसी तौर पे बहुत स्ट्रांगली कोरिलेट रहता है, यानी वो तमाम लोग जिनकी फैमिली में साइकोटिक डिजीज़ के चांसेस हैं, उनको शिज़ोफ्रेनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये तक देखा गया है कि अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन है, यानी अगर एक ही फैमिली में, तो 50% तक आउटकम जो है वो शिज़ोफ्रेनिक्स हो सकते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि एक ही फैमिली में 5 बच्चे हैं और किसी एक को भी शिज़ोफ्रेनिया नहीं है, लेकिन उनके बच्चों में से किसी को हो गया, तो कोई डेफिनेट मोरसी फार्मूला मौजूद नहीं है शिज़ोफ्रेनिया के लिए, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली को रिलेशन है कि यानी ये एक ऐसी बीमारी है जो फैमिली में चलती है। रीसेंट रिसर्च ने ये बात भी साबित की है कि शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों की जो दिमाग की जो जब उनका CT स्कैन या MRI ब्रेन वगैरह करवाया गया रिसर्च ओरिएंटेड, तो उसमें काफ़ी सारी फाइंडिंग्स ऐसी हैं जो रेगुलर आई हैं। मिसाल के तौर पे शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों के अंदर कुछ अरसे के बाद वेंट्रिकल्स डायलेट हो जाते हैं, लिम्बिक सिस्टम के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी ऐसी देखी गई है। इसी तरह से बेसल गैंग्लियन में भी कुछ चेंज होती है जो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं। तो अब हमें ये बात समझना है कि शायद शिज़ोफ्रेनिया एक बायोलॉजिकल डिजीज़ है, और अब दुनिया भर में इस बात पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कि शिज़ोफ्रेनिया को बायोलॉजिकल डिजीज़ डिक्लेयर किया जाए। लेकिन जो आसपास हमारे माहौल और जो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वो शिज़ोफ्रेनिया की प्रीडिस्पोजिशन को, यानी अगर कोई शख्स ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जहाँ शिज़ोफ्रेनिया मौजूद है, साथ में वो अपनी ज़ाती स्ट्रेस का भी शिकार है, तो चांसेस इस बात के कि शिज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो जाए, वो मर्ज़ सामने आ जाए जो उसकी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मोरसी तौर पे या न्यूरोट्रांसमीटर या ब्रेन के स्ट्रक्चर की एबनॉर्मलिटी की वजह से, तो उसमें उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब है स्ट्रेस का भी उसमें रोल है, साइकोलॉजिकल जो कॉजेज़ हैं उसका भी शिज़ोफ्रेनिया की इटियोलॉजी में रोल है, लेकिन मेजर रोल जो है वो मोरसी तौर पे होना और न्यूरोट्रांसमीटर, और वो भी ख़ास मखसूस न्यूरोट्रांसमीटर जिनकी वजह से ऐसा होता है। शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों में को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वो मरीज़ जिनके सिम्टम्स या अलामात प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव अलामात हैं, और वो शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ जिनकी प्रीडोमिनेंट अलामात नेगेटिव अलामात हैं। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव अलामात के कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा सा समझ लें तो हमारे लिए इलाज की तरफ जाना और आसान हो जाएगा। जो काम हम रूटीन लाइफ में करते हैं, मिसाल के तौर पे रूटीन लाइफ में हम उठते हैं, नाश्ता करते हैं, अपने रोज़गार का बंदोबस्त करते हैं, अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं, अपने आसपास लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन करते हैं, अपनी ज़रूरियात, उनकी सोशल ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। अगर हम ये सारे काम करते हैं तो इसका मतलब है नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी शख्स को शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ हो गया है और उस शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ की वजह से उसने ये सारे काम करना छोड़ दिए हैं, यानी लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया है, आइसोलेटेड रहता है, अपने आप में गुम रहते हैं,
अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं है, लोगों से जिस तरह से सोशलाइज़ करना चाहिए उसका ख्याल वो नहीं करते, अपना जो माशी ज़रूरियात के लिए वो काम नहीं करते, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब है नॉर्मल रूटीन लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं इस मर्ज़ की वजह से वो माइनस हो गई हैं। चूँकि ये माइनस हो गई हैं तो इसका मतलब है कि हम इस मर्ज़ को ये कहेंगे कि इस मरीज़ की ये वाली अलामात नेगेटिव सिम्टम है। अब अमूमी तौर पे हम गुस्सा नहीं करते बिला वजह, अमूमी तौर पे हमारे जहन में कोई ऐसी सोच नहीं आती जिसका हकीकत से ताल्लुक़ ना हो। लेकिन अगर इस मरीज़ को इन मरीज़ों में से किसी को इस मर्ज़ की वजह से ऐसी सोच आ गई है जो आम सोच से हट के हो और जो फिक्स भी हो जाए, जैसा हमने पहले जिक्र किया डिल्यूजन जिसको कहते हैं, तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव सिम्टम है, क्योंकि अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता, तो ये ऐड हुआ है। अगर किसी शख्स को कानों में आवाज़ें आ रही हैं, हेलुसिनेशन हो रही है, तो वो भी पॉजिटिव सिम्टम में आएगा। अगर किसी शख्स बहुत ज़्यादा बार बार लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है ये ऐड हुआ है। सो वो इंसानी रवैये जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर में ऐड हो जाएँ शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ को, तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव सिम्टम है। अगर वो नॉर्मल रवैये जो इंसान को करने चाहिए और शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ छोड़ दे, तो हम कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। ये जो कैटेगरी हमने की है नेगेटिव सिम्टम और पॉजिटिव सिम्टम्स की, ये इसलिए की है कि अब ये ख्याल किया जाता है कि इन अलामात की बुनियाद दिमाग के जो कुछ मुख्तलिफ हिस्से, लिम्बिक सिस्टम या बेसल गैंग्लिया जो हमने पहले जिक्र किया, उस पर मौजूद मुख्तलिफ न्यूरो ट्रांसमीटर जो दिमाग के केमिकल हैं, जो हमने पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं ये दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर मुख्तलिफ एहसासात, जज्बात को कंट्रोल करने के काम आते हैं, उनसे वो रिलेटेड होते हैं। तो अब हमें ये बात समझनी है कि जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं उसमें जो केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व हैं और जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं उनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल इन्वॉल्व हैं वो शायद कुछ डिफरेंट है। यानी पॉजिटिव सिम्टम के मुतालिक ये ख्याल किया जाता है कि ये प्रीडोमिनेंटली डोपामीन की एक्टिविटी की वजह से होते हैं। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, दिमाग के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में होता है। और नेगेटिव सिम्टम के मुतालिक ये ख्याल किया जाता है कि इसकी वजह शायद ग्लूटामेट या सेरोटोनिन जो और एसिटाइलकोलिन ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर हैं। तो यानी अभी हमको सिंप्लीफाई करने के लिए ये बात समझना है कि नेगेटिव सिम्टम्स के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसकी वजह से नेगेटिव सिम्टम शिज़ोफ्रेनिया में हो जाते हैं और जिस वजह से पॉजिटिव सिम्टम शिज़ोफ्रेनिया में हो जाते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये बात है कि जब हम इनके इलाज की तरफ जाएंगे, शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ के इलाज की तरफ, तो हमें ये बात का ख्याल रखना है कि मरीज़ के प्रीडोमिनेंट सिम्टम कौन से हैं। यानी वो जो टाइप ऑफ शिज़ोफ्रेनिया वो भी अपनी जगह इलाज में अहम है कि पैरानॉइड टाइप है या कैटाटोनिक है या हेबिफ्रेनिक है या इंडिफरेंशिएटेड है या सिंपल शिज़ोफ्रेनिया है। लेकिन साथ ही ये बात समझनी है कि प्रीडोमिनेंट सिम्टम अगर नेगेटिव हैं तो ट्रीटमेंट का जो हमारा पैटर्न होगा और जो सिलेक्शन होगा दवाइयों का या मेडिसिन का वो शायद डिफरेंट हो, और अगर पॉजिटिव सिम्टम प्रीडोमिनेंट है तो शायद हमारा दवाइयों का सिलेक्शन या मेडिसिन का सिलेक्शन डिफरेंट होना है। अब हमें ये बात भी समझनी है कि क्या शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज़, चूँकि मैंने अभी जिक्र किया कि बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो इसका मतलब है कि क्या सिर्फ दवाइयाँ ही इलाज हैं? जी हाँ, ऐसा है कि मेजॉरिटी शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों में दवाइयाँ ही मेजर इलाज हैं, लेकिन सिर्फ दवाइयाँ इलाज नहीं हैं। इसलिए ये बात हमें इसलिए समझनी है कि शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ जब आपके पास आता है तो जाहिर है कि मेजॉरिटी मरीज़ों में 97% शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों में इंसाइट नहीं होती, उन्हें ये पता नहीं होता कि वो बीमार हैं, तो वो इलाज कराने पे भी तैयार नहीं होते, इवन दवा खाने पे भी तैयार नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि पहला मामला तो शायद फैमिली की काउंसलिंग है। वो लोग जो शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ का इलाज करवा रहे हैं उनको हमें प्रॉपरली काउंसिल करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि इस मर्ज़ की नेचर कैसी है। इस मर्ज़ की नेचर में मरीज़ को डिल्यूजन और हेलुसिनेशन होते हैं। मरीज़ जब कहता है कि आवाज़ें आ रही हैं तो उसको बेसिकली आवाज़ें उसी तरह से सुनाई देती हैं जैसे आपको हमें अपने आसपास लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो घर वालों का रवैया अमूमन ये हो जाता है कि कोई आवाज़ नहीं, हमें तो नहीं आ रही, तुम बकवास कर रहे हो या झूठ बोल रहे हो, और यूँ वो मरीज़ फिर एग्रेसिव और वायलेंट हो जाता है। तो यानी पहला लाइन तो ट्रीटमेंट का वही है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हर बीमारी की वो है प्रॉपर काउंसलिंग। क्या बीमारी है, कैसे इलाज होगा, मरीज़ को समझाना और मरीज़ के लवाहिकीन को समझाना। किसी बीमारी का इलाज बग़ैर प्रॉपर काउंसलिंग के ठीक नहीं हो सकता। यहाँ हमें ये भी बात समझानी पड़ेगी मरीज़ को कि दवा को कैसे देना है, किस तरह से देना है। और अगर जो मरीज़ दवा खाने पे राज़ी नहीं होते हैं, उसके लिए मेरा पिछला संडे वाला लेक्चर जो हमने दिया था कि किस तरह से मरीज़ को क्लिनिक तक लाया जाए, दवाइयों को पर खिलाने पे राज़ी कैसे किया जाए या दवाइयाँ खिलाने का बंदोबस्त कैसे किया जाए, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ICP के पेज पे वो लेक्चर मौजूद है। उसमें बहुत तफसील से इस बात पर बात की गई है कि जो मरीज़ दवा खाने पर तैयार नहीं हैं उनको किस तरह से इलाज के लिए इलाज पिलाया जाए। तो इसका मतलब है कि फ़ैमिली को काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है। फैमिली को काउंसिल किए बगैर
समझाए बगैर कि ये मर्ज़ की नेचर क्या है, मरीज़ की सोच में क्या चीज़ आ गई है, जो आवाज़ें आ रही हैं उनको कैसे हमने दवाइयों से ठीक करना है और किस तरह से मरीज़ का इलाज करना है, इसके बगैर शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ का प्रॉपर इलाज होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए सिर्फ ये सोचना कि चूँकि ये अब मेजर बायोलॉजिकल डिजीज़ है तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ बायोलॉजिकल डिजीज़ या दवाइयाँ लिखना हम डॉक्टर्स का काम ज़रूर है, लेकिन उन दवाइयाँ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हमने मरीज़ के लवाहिकीन को, अटेंडेंट्स को और मरीज़ को ये बात नहीं समझाई कि किस तरह से ये इलाज होना है। अब हम आते हैं कि क्या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हैं और क्या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमें इन मरीज़ों को देनी चाहिए और किस तरह से उसका सिलेक्शन होना चाहिए। हमने एक और पिछले लेक्चर में ये बात तय की थी कि किस तरह से दवाइयों का सिलेक्शन होता है जब हमने फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की बात की थी। यानी 3 बुनियादी वजूहात हैं कि हमें किसी बीमारी के इलाज के लिए दवा चूज़ करने के लिए 3 बेसिक रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न सबसे अहम वो ये कि जिस दवा का आप इंतखाब करें वो दवा इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ क़ुव्वत रखती हो उस मर्ज़ को ठीक करने की। अच्छा, अब जो दवा का सिलेक्शन है, जैसे हमने बताया, चूँकि शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम वाली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि जब मैं शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ के लिए दवा चूज़ करूँ तो मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मरीज़ को अगर पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया है तो कौन सी दवा ज़्यादा इफेक्टिव है, अगर हेविफ्रेनिक है तो कौन सी दवा ज़्यादा इफेक्टिव है, अगर नेगेटिव सिम्टम प्रीडोमिनेंट है तो कौन सी दवा ज़्यादा इफेक्टिव है, और पॉजिटिव सिम्टम प्रीडोमिनेंट है तो कौन सी दवा ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसका मतलब है पहली रीज़न जो दवा चूज़ करने का वो तो होगा इफ़िकेसी। अच्छा, अब दूसरा रीज़न कि मरीज़ की सेफ्टी कितनी हो। सो अगर सेफ्टी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें ये बात का पता होना चाहिए कि जिस मरीज़ का हम इलाज कर रहे हैं उसकी उम्र कितनी है, उम्र के साथ साथ उसके बाकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो कितने हैं, क्या किसी मरीज़ को डिप्रेशन के साथ, शिज़ोफ्रेनिया के साथ ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, ब्लड प्रेशर के साथ वो शुगर है, उसका वज़न कम है या ज़्यादा है, जो मखसूस दवा मैं उस मरीज़ को देना चाहता हूँ क्या ये दवा उस मरीज़ की इस बाकी अमूमी बीमारियाँ और अमूमी मेडिकल सूरत हाल के साथ मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही है। तो इसका मतलब है नंबर 2 रीज़न हमारे पास होगा सेफ्टी का, कि वो दवा उस ख़ास पर्टिकुलर मरीज़ के लिए एफिकेशियस भी हो और साथ साथ सेफ़ भी हो। तीसरा और अहम रीज़न जो दवा को प्रिस्क्राइब करने से पहले हमें सोचना है वो हमें ये बात समझनी है कि शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों में कितना अरसा इलाज की ज़रूरत है। इस बात को समझ के मैं फिर तीसरे नुक्ते पे दोबारा आऊँगा। दुनिया भर में रिसर्च ये बता रही है कि 1/3 शिज़ोफ्रेनिया यानी 100 में से 33% जो शिज़ोफ्रेनिक मरीज़ होते हैं उनको अमूमी तौर पे ज़िंदगी में एक एपिसोड शिज़ोफ्रेनिया का आता है जो कई महीनों पर होता है, और फिर रिकमेंडेशन ये है कि जब उस एपिसोड की सारी अलामात ख़त्म हो जाएं तो दवाइयों को आहिस्ता आहिस्ता करके बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर इस ग्रुप का मरीज़ है जिसको एक एपिसोड ज़िंदगी में आना है और उसके बाद ठीक हो जाते हैं वो, तब भी दवाइयाँ कुछ महीने चलनी हैं। दूसरा ग्रुप यानी 1/3 ग्रुप ऐसा है जो एक एपिसोड है, एक ग्रुप ऐसा है जिसको ज़िंदगी में एपिसोड आते हैं शिज़ोफ्रेनिया के, फिर दवाइयाँ और इलाज के साथ वो खासियत तक बेहतर हो जाते हैं, बल्कि उसका एक ग्रुप अलग टाइप बना रखी है रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिया की, कि वो रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिया में चला जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव सिम्टम्स उनको नहीं होते हैं, वो बहुत बेहतर हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों या कुछ सालों बाद फिर उनको एक्टिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दवाइयाँ अगर इस ग्रुप में से हैं मरीज़ तो फिर दवाई हमें देनी है, तबीयत बेहतर होने के साथ दवाइयों को कम करना है, और फिर दोबारा तबीयत ख़राब हो जाए तो दवाइयों को दोबारा बढ़ाना पड़ेगा, जैसा कि ब्लड प्रेशर या शुगर वगैरह के मरीज़ में होता है। 1/3 शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ ऐसे हैं जिनको एक्टिव ट्रीटमेंट मुसलसल देनी पड़ती है और लॉन्ग लाइफ भी, यानी शायद सारी ज़िंदगी भी दवा देनी पड़ती है। सो अमूमी तौर पे जब क्लिनिक में मरीज़ आते हैं और शिज़ोफ्रेनिया डायग्नोस होते हैं तो लवाहिकीन हमसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई कब तक देनी होंगी। तो इनिशियली तो शायद हमें भी नहीं पता होता है कि ये मरीज़ किस ग्रुप में फॉल करेगा, क्या उस ग्रुप में कि जिसको जो सिर्फ ज़िंदगी में एक एपिसोड कुछ महीनों का होकर ख़त्म हो जाता है, या ऐसे ग्रुप में जो बार बार एपिसोड होते रहेंगे एक्टिव डिजीज़ के और फिर रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिया में चले जाएंगे, या मरीज़ उस ग्रुप में फॉल करेगा जिसको हर वक्त एक्टिव शिज़ोफ्रेनिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मरीज़ हो, दवा हमने ख़ास से लंबे अरसे देनी है, ये बात तो तय हो गई है। अगर अल्लाह करे कि शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ ऐसा हो कि जिसका कुछ महीनों में ही ख़त्म हो जाने वाली बीमारी हो जाए और दवाई के बाद मरीज़ 100% से ठीक हो जाए और हम दवा बंद करें, तब भी कुछ महीनों तो दवा देनी है। तो मेरी अपने डॉक्टर हजरात से, साइकियाट्रिस्ट हजरात से भी ये गुजारिश है इस प्रोग्राम के तवस्सुस से कि अब जो दवा हमने देनी है उसमें इस बात का ख्याल रखना है कि दवा इफ़ेक्टिव और सेफ़ होने के साथ साथ मरीज़ अफोर्ड भी कर सके। हमें ये बात जहन में रखनी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में तमाम मरीज़ों को दवाएं खुद से ख़रीदनी होती हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि स्टेट उनको दवाएं दे, चूँकि स्टेट उनको दवाई नहीं देता है तो इसका मतलब ये है कि दवा खुद ख़रीदनी है। अब चूँकि दवा को खुद ख़रीदना है
तो इसलिए आपको ये बात समझनी होगी कि हमें ऐसी दवा लिख के देनी है मरीज़ों को जो अफोर्डेबल हो, जिसकी कीमत इतनी हो कि मरीज़ उसको खा सकता हो रेगुलर बेसिस पे। तो इसका मतलब है 3 बेसिस हो गए। दवा इफिकेशियस हो, यानी उस ख़ास मरीज़ के लिए उस दवा में ये क़ुव्वत मौजूद हो कि उस मर्ज़ को कंट्रोल कर सके। दूसरे नंबर पर कि दवा जो उस मर्ज़ के लिए आप दे रहे हैं उस मरीज़ को, वो उस मरीज़ के लिए सेफ़ हो। और तीसरे नंबर पर कि ये जो दवा है ये लाजमी तौर पे उसकी कीमत ऐसी हो कि मरीज़ उसको लॉन्ग टर्म में अफोर्ड कर सके। तो अब चूँकि ये सारी की सारी बातें अब आपको समझ में इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ गई हैं, तो अब हम चलते हैं दवाइयों की तरफ कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। जो शिज़ोफ्रेनिया की दवाइयाँ हैं उनको अमूमी तौर पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप को कहा जाता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और एक ग्रुप को कहा जाता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। जो स्टूडेंट्स जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं टेक्निकली बात भी बता दूंगा कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स बेसिकली जिनको फर्स्ट जनरेशन भी कहा जाता है, ज़रा ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स यानी पुरानी हैं। पहली एंटीसाइकोटिक जो दुनिया में पहली दफ़ा मार्केट में आई थी वो क्लोरप्रोमाज़ीन है जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक थी, और ये एंटीसाइकोटिक जो है वो 1954 में मार्केट में आई थी, 1954 के अंदर। सो अभी 70 साल हो गए इन तमाम ट्रीटमेंट को मौजूद हुए हुए। सो अब हमें ये बात समझनी है कि जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक या फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक हैं उनके मुताल्लिक़ ख्याल किया जाता है कि वो डोपामीन रिसेप्टर के ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले ये बात समझी थी कि शिज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स पे डोपामिनर्जिक एक्टिविटी शायद ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि अगर शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ डिल्यूजन और हेलुसिनेशन का शिकार है तो फिर टिपिकल एंटीसाइकोटिक ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, जिसमें हेलोपेरिडॉल है, ट्राइफ्लोप्राजीन है, क्लोरप्रोमाज़ीन है और बहुत सारी ज़ुक्लोपेंथिक्सोल है, बहुत सारी एंटीसाइकोटिक्स हैं जो बहुत आसानी से मार्केट में मौजूद हैं। ये जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं इनमें से ज़्यादातर एंटीसाइकोटिक चूँकि बहुत पुरानी हैं, 70 साल से अवेलेबल हैं, तो इनकी सेफ्टी भी ख़ासी हद तक हमें पता है कि ये वाली दवाइयाँ किन किन सिम्टम्स को या किस किस सिस्टम के साथ इंटरफेयर करेंगी, और किस सिस्टम में अगर किसी मरीज़ को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वज़न ज़्यादा है या कम है, तो कौन सी दवा देनी चाहिए और कौन सी दवा नहीं देनी चाहिए। क्योंकि एक 70 साल का तजर्बा है और हज़ारों और लाखों मरीज़ों के, मिलियंस ऑफ मरीज़ों के डेटा दुनिया भर में मौजूद हैं इन दवाइयों के कि उन्होंने इस्तेमाल किए और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आए, तो बहुत क्लियर मौजूद है उनकी सेफ्टी प्रोफाइल। सो इसका मतलब है कि हमें जब हम सेफ्टी की तरफ जाएंगे तब भी जो ओल्डर एंटीसाइकोटिक हैं या जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक हैं या जो फर्स्ट फेज़ के एंटीसाइकोटिक हैं उनकी सेफ्टी की इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। फिर खुशकिस्मती से ये बात भी यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत क्लियर और बहुत कम है। यानी इस सेंस के अंदर हम ये बात कहते हैं कि जब मैं बार बार एक ही बात समझाता हूँ कि दवा लिखने से पहले ये सोचना चाहिए कि उस दवा की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हो कि एक चाय के कप की कीमत हो। सो जब हम एक चाय के कप की कीमत की बात करेंगे तो फिर हमें ये बात समझ में आएगी कि ये दवाएं कॉस्ट में इतनी हो कि जो आम मरीज़ जिनको अफोर्ड कर सकता हो। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक के साथ ये भी बेनिफिट है, यानी पॉजिटिव सिम्टम अगर किसी मरीज़ को हों तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक सबसे एफिकेशियस हैं। सेफ्टी उनकी इस्टेब्लिश हुई भी है। उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो डिस्टर्बिंग किस्म के साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, पार्किंसंस लाइक सिम्टम हो जाते हैं, लेकिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग अगर हम साथ में ऐड कर दें तो वो बहुत आसानी के साथ कंट्रोल हो जाते हैं। तीसरी तरफ उनकी जो कॉस्ट है वो ऐसी है कि जो हर आम पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक की। जो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स हैं उनके अंदर जिनको हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कहते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी पाई गई है कि वो डोपामीन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं, लेकिन साथ ही साथ डोपामीन के साथ सेरोटोनिन रिसेप्टर पे भी उनके इफेक्ट हैं और साथ में ग्लूटामेट रिसेप्टर्स पे और कुछ और रिसेप्टर्स पे भी उनके इफेक्ट हैं, जिसकी वजह से बिलीव ये किया जाता है कि वो पॉजिटिव सिम्टम्स के साथ साथ नेगेटिव सिम्टम्स को भी कंट्रोल करती हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक जब हम कह रहे हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम को कंट्रोल करती हैं और एटिपिकल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कंट्रोल करती हैं, तो फिर टिपिकल एंटीसाइकोटिक की क्या ज़रूरत है। यहाँ ये बात हमें समझनी है कि जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक या सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक हैं वो ज़रूर पॉजिटिव सिम्टम्स को भी कंट्रोल करती हैं, लेकिन उनकी पॉजिटिव सिम्टम को कंट्रोल करने की एफिकेसी या सलाहियत टिपिकल एंटीसाइकोटिक से ज़्यादा नहीं है। तजर्बे ने ये बात साबित की है कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक पॉजिटिव सिम्टम यानी डिल्यूजन और हेलुसिनेशन को बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से कंट्रोल करती हैं कंपैरिजन विद दी सेकंड जनरेशन और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। सो इसका मतलब है कि एफिकेसी के अंदर भी एक लेवल मौजूद है। अच्छा, जो नेगेटिव सिम्टम है यकीनन उसके अंदर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक बहुत बेहतर हैं, तो वो तमाम मरीज़ जिनको नेगेटिव सिम्टम्स के साथ आएंगे तो उनको एटिपिकल एंटीसाइकोटिक चूज़ करना आसान है। अब जो हमारा दूसरा नुकता है सेफ्टी वाला,
चूँकि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जैसे मैंने बताया कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक बहुत पुरानी 1954 से मार्केट में, लेकिन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स 1998-99 के बाद आना शुरू हुई थी। पहली एटिपिकल एंटीसाइकोटिक क्लोज़ापिन तो खैर काफ़ी पहले आ गई थी, उसका मैं सबसे आखिर में जिक्र करूँगा। लेकिन जो रिस्पेरिडोन दूसरी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है वो 99 के अंदर मार्केट में आई थी, 98-99 के अंदर। इसका मतलब है अभी उन दवाइयों को आए हुए 25-30 साल हुए हैं, तो उनकी सेफ्टी प्रोफाइल के मुतालिक इतना ज़्यादा डाटा मौजूद नहीं है जितना टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का मौजूद है। तो अगर हम जनरलाइज बात करें सेफ्टी में, तो ऐसा लगता है कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक की सेफ्टी हमारे पास मौजूद है बहुत ज़्यादा, एटिपिकल की सेफ्टी की डाटा बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि 30 साल भी खासा बड़ा अरसा होता है, तो इसका मतलब है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की भी खासे डाटा मौजूद है। अमूमी तौर पे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में एक्स्ट्रा पैरामेडियल सिम्टम यानी हाथ पाँव कँपकपाना, मुंह में खुश्की हो जाना, ये वाले जो सिम्टम जिनको हम एक्स्ट्रा पैरामेडियल सिम्टम्स कहते हैं, जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में खासे होते हैं, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में वो कम हैं, खासियत तक कम है, बल्कि कुछ एक आध एटिपिकल एंटीसाइकोटिक लाइक ओलेंजापिन और कुटायापिन में तो ये तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में एक ऐसी टेंडेंसी है जिसको हम कहते हैं वज़न बढ़ाने की टेंडेंसी, जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में जब हम चूज़ करेंगे तो दोबारा हमें इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि सेफ्टी प्रोफाइल, मिसाल के तौर पे एक मरीज़ जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी हैं, वज़न ज़्यादा है, अगर मुझे उनको कोई दवा देनी पड़ेगी तो मैं शायद टिपिकल एंटीसाइकोटिक यूज़ करूँगा। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक को अगर अवॉइड किया जा सकता हो या उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिम्टम नहीं होंगे तो शायद मेरा चॉइस उनको टिपिकल एंटीसाइकोटिक होगा, क्योंकि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक यूँ एक्स्ट्रा पैरामेडियल सिम्टम के हिसाब से बहुत अच्छी हैं, सेफ़ हैं कि कम है, लेकिन दूसरी तरफ वज़न को बढ़ाने में उनका बहुत खासा डाटा मौजूद है कि वो वेट गेन को, और चूँकि वेट गेन जब होता है तो सिर्फ वेट गेन ही इशू नहीं होता है, फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं वो हो जाता है, जिसमें मरीज़ को शुगर होने के चांस, ब्लड प्रेशर होने और कोलेस्ट्रॉल होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और BMI मरीज़ का बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ की जो ग्रुप है यानी टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, उसमें रिस्क और बेनिफिट दोनों का मवाजना करने के बाद हमें इस बात का फैसला करना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर मरीज़ को कौन सी दवा दी जाए या कौन सा साल्ट दिया जाए। अब कॉस्ट की बात करते हैं। जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं उनकी कॉस्ट या उनकी प्राइस टिपिकल एंटीसाइकोटिक के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है कि जहाँ नेशनल या लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा डेवलप है कि आपको ये जान के खुशी होगी कि दुनिया भर के बेतहाशा ममालिक में पाकिस्तान से दवाइयाँ एक्सपोर्ट होती हैं, यानी हमारी इंडस्ट्री इतनी अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ बना रही हैं। जबकि रिसेंटली अमेरिका ने पाकिस्तान से कांटेक्ट किया है, जो एंटीवायरल अभी कोविड-19 के लिए इफेक्टिव साबित हो रही है, हालांकि अभी कोई उसकी बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, वो भी पाकिस्तान से अमेरिका जैसा मुल्क बनवाने की बात कर रहा है। इससे पहले जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात हुई थी वो भी पाकिस्तान उसका एक बड़ा प्रोड्यूसर है और दुनिया भर में पाकिस्तान उसको सप्लाई कर रहा है। और पाकिस्तान सो इसका मतलब यह है कि हमारी जो लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके होने की, लोकल इंडस्ट्री की वजह से जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं उनकी कॉस्ट भी खासी हद तक कम है। यानी वो दवा जो अमेरिका में या बरतानिया के अंदर $2 की मिलती है, मैं मिसाल के तौर पर रिस्पेरिडोन की बात करूं, $1.5 से $2 की वो एक टैबलेट मौजूद है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में 300-400 रुपये की वो एक टैबलेट होती है। पाकिस्तान में वो दवा ₹8, ₹9, ₹10 और ₹15 तक मौजूद है। इसका मतलब है कि कॉस्ट इफेक्टिव की जब हम बात करते हैं या अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक तो वेरी अफोर्डेबल है क्योंकि इनकी कॉस्ट एटिपिकल से भी कम है, लेकिन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक भी अमूमी तौर पर आप पाकिस्तान में अफोर्डेबल क्लास में मौजूद हैं। यानी अगर लोकल ब्रांड्स हम लें पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के तो ये सब की सब अफोर्डेबल क्लास में आती हैं। जिन मरीज़ों में टिपिकल एंटीसाइकोटिक और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक देने के बाद भी बेहतरी ना आए, अब हम उसको क्या करें, तो हमें पहले ये बात समझना होगी कि बेहतरी के लिए हमें क्या करना है। कोई भी दवा जब हमने किसी मरीज़ के लिए एक दफ़ा शुरू कराई तो हमें कम से कम कुछ हफ्तों यानी 8 से 12 हफ्ते उस दवा का प्रॉपर डोज में प्रॉपर कंप्लाइंस के साथ, यानी हमने जो दवा लिखी मरीज़ को, और उस मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं हेलोपेरिडॉल की, मैंने मरीज़ को अगर हेलोपेरिडॉल 10 मिलीग्राम से शुरू कराई और मरीज़ ने 10 मिलीग्राम खाई, फिर फॉलोअप में आया, मरीज़ के अटेंडेंट होता है कि डॉक्टर साहब इतनी अलामात ठीक हो गई हैं, ये ठीक नहीं हुई हैं, फिर मैंने उसको 15 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, यानी अप्रोप्रिएट डोज के ऊपर, प्रॉपर डोज के ऊपर जब मैं मरीज़ को ले आया, फिर 6 से 8 हफ्ते के बावजूद अगर मरीज़ में बेहतरी नहीं आ रही है और मरीज़ दवा रेगुलर इस्तेमाल कर रहा है, ये दोनों बातें हैं। हमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब ने दवा लिखी, मरीज़ ने एक दिन खाई, दूसरे दिन नहीं खाई, फिर वो दवा मरीज़ ने खाने से इनकार कर दिया, घर वाले वो जो जिस तरह से मिला के देते हैं या जो दूसरे तरीके कोलेट्रल वो उस पर अमल नहीं हो पाया, और फिर आके कहते हैं डॉक्टर साहब ये दवा ने तो काम नहीं किया, ये दवा तो काम ही नहीं कर रही है, फला डॉक्टर साहब का तो इलाज काम नहीं कर रहा है। तो हमें ये बात समझनी है, सिर्फ दवा लिखना काफ़ी नहीं है, दवा की डोज भी प्रॉपर होनी चाहिए, अलामात के हिसाब से मैच भी होनी चाहिए, मरीज़ के लिए सेफ भी होनी चाहिए, और फिर दवा का कंप्लाइंस यानी मरीज़ दवा का इस्तेमाल प्रॉपरली करे,
अगर ये सब कुछ हो रहा है और 6 से 8 हफ्ते आपने एक दवा दी है और मरीज़ की 50% से ज़्यादा अलामात ठीक नहीं हो रही हैं, तो फिर इसका मतलब है कि शायद दवा की चॉइस ठीक नहीं है। फिर हमें एक और दवा, किसी एक ग्रुप की दवा को छोड़ के शायद दूसरे ग्रुप की दवा को चूज़ करना पड़ता है। फिर मज़ीद अगर कुछ हफ्ते के इस्तेमाल और प्रॉपर कंप्लाइंस के साथ मरीज़ की तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही है, तो फिर कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम 2 डिफरेंट ग्रुप की दवाइयों को भी दे सकते हैं, टिपिकल और एटिपिकल मिला के भी दे सकते हैं, और कई दफ़ा 2 टिपिकल एंटीसाइकोटिक भी मिला के दी जा सकती हैं। लेकिन ये फर्स्ट लाइन थेरेपी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन थेरेपी हमेशा ये होनी चाहिए कि एक एंटीसाइकोटिक आप स्टार्ट कराएं, उसकी अप्रोप्रिएट डोज पे जाएं। अगर उसकी अप्रोप्रिएट डोज सही कंप्लाइंस के साथ काम नहीं कर रही है, तो फिर चॉइस ऑफ एंटीसाइकोटिक चेंज करें, और अगर चॉइस ऑफ एंटीसाइकोटिक चेंज करें तो फिर दोबारा उसकी प्रॉपर डोज और प्रॉपर कंप्लाइंस के साथ उसकी एफिकेसी देखें। अगर ये सब कुछ नहीं है, फिर एक ऐसी दवा भी मौजूद है जिसके मुतालिक कहा जाता है कि वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट शिज़ोफ्रेनिया के लिए मखसूस है। उस दवा का नाम है क्लोज़ापिन, जो बेसिकली एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। लेकिन इस दवा क्लोज़ापिन का एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, और वो बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये ब्लड के अंदर कुछ ऐसी तब्दीली ला सकती है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स को कम किया कर देती है, ये और प्लेटलेट्स को भी ये दवा कम कर सकती है। सो जब क्लोज़ापिन का डिसीजन हम लेते हैं तो उससे पहले हमें इस बात का तयन करना पड़ता है कि मरीज़ ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट है, यानी जो दूसरी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमने मरीज़ पे अप्लाई की हैं वो मरीज़ को फ़ायदा नहीं दे रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि मरीज़ को ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिक्लेयर करने से पहले जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट के पैरामीटर हैं वो हमें पूरे करने चाहिए। अब अगर किसी मरीज़ को मुख्तलिफ एंटीसाइकोटिक्स दी हैं और उस मरीज़ को उसके बावजूद फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अब हम क्लोज़ापिन का फ़ैसला कर सकते हैं कि क्लोज़ापिन शुरू कराएं। लेकिन क्लोज़ापिन की दवा को शुरू कराने से पहले मरीज़ के बेसलाइन टेस्ट हमें करवाने पड़ते हैं, जिसमें CBC सबसे अहम है। हमें ये बात देखना पड़ती है कि मरीज़ के W वाइट ब्लड सेल्स और मरीज़ के जो प्लेटलेट्स हैं वो नॉर्मल रेंज में होने चाहिए। यहाँ मैं ये बात का भी जिक्र करता चलूँ कि अमूमी तौर पे पाकिस्तानी मरीज़ों में क्लोज़ापिन का ये वाला साइड इफ़ेक्ट बहुत कम पाया गया है। वेस्टर्न मुल्कों में, अमेरिका में और यूरोप के मुल्कों में ये ख़ासा पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये ख़ासा कम पाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये लाजमी है कि जो भी मरीज़ क्लोज़ापिन पे आप डालें, उस मरीज़ की ब्लड प्रोफाइल की मॉनिटरिंग नहायत ज़रूरी है। शुरू में हर हफ्ते आपको ब्लड का टेस्ट CBC करवाना पड़ता है, और अगर मरीज़ कुछ 18 हफ्ते तक स्टेबल हो और तबीयत ठीक हो रही हो और क्लोज़ापिन कंटिन्यू होने का फ़ैसला हो, तो फिर महीने में एक दफ़ा आपको CBC ज़रूर करवानी पड़ती है। अगर आप अपने मरीज़ की CBC का टेस्ट रेगुलर करवा रहे हैं और CBC रेगुलरली मॉनिटर हो रही है क्लोज़ापिन पे, अगर आपका मरीज़ है, तो फिर क्लोज़ापिन एक महफूज दवा है, उसकी सेफ्टी ठीक है अगर उसके वाइट ब्लड सेल्स और मरीज़ का प्लेटलेट्स काउंट्स नॉर्मल आ रही है। तो इसका मतलब है, और ये भी जहन में रखें कि कई दफ़ा जब हम मरीज़ और लवाइकीन से ये बात करते हैं कि आपके मरीज़ को चूँकि बाकी दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अब हमें क्लोज़ापिन पे जाना पड़ेगा, तो मरीज़ के लवाइकीन ये समझते हैं कि हम शायद कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई रिसर्च करने की ट्राई कर रहे हैं उनके मरीज़ पे। तो ये बात समझनी है कि क्लोज़ापिन भी एक ऐसी दवा है जो पिछले 60 सालों से दुनिया भर में मौजूद है। सिर्फ उसके इस साइड इफ़ेक्ट की वजह से जो वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को कम करती है, इस दवा को फर्स्ट लाइन दवा नहीं कराया गया है। इसीलिए इस दवा को उस वक्त दिया जाता है कि जहां बाकी तमाम दवाइयां काम ना कर रही हों। यहाँ ये बात भी जहन में रखें कि ये सिर्फ एक क्लोज़ापिन का साइड इफ़ेक्ट है कि वो WBC और प्लेटलेट्स को कम करता है। इसी से लेकर बाज़ औक़ात कुछ लोग ये समझना शुरू करते हैं कि बाकी तमाम जो एंटीसाइकोटिक्स हैं वो भी ऐसा करती हैं, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। इसीलिए क्लोज़ापिन अगर किसी मरीज़ को लिखी जाती है तो तमाम मेडिकल स्टोरों पर ये अवेलेबल भी नहीं होती, कुछ मखसूस मेडिकल स्टोरों पर होती है, और उन मेडिकल स्टोरों पर ये बात पहले से तय हुई होती है कि मरीज़ की जो ब्लड की CBC की रिपोर्ट है और एक मखसूस फॉर्म है इस दवा के प्रिस्क्राइब करने का, उसके बगैर मरीज़ के लवाहिकीन को ये दवा नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने आज ये बात सीखी कि किस तरह से हमें दवा का चूज़ करना है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, और किस तरह से ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट शिज़ोफ्रेनिया के लिए जो क्लोज़ापिन की दवा है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव दवा है, और ये बात देखी गई है कि जहाँ बाकी तमाम दवाइयाँ काम नहीं करती वहाँ क्लोज़ापिन काम करती है। तो अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो ये बात बड़ी क्लियर और आया है कि शिज़ोफ्रेनिया एक काबिल इलाज मर्ज़ है। ये एक अनफॉर्चुनेटली एक मिथ हमारे यहाँ ये भी हो गई है कि शिज़ोफ्रेनिया शायद काबिल इलाज मर्ज़ नहीं है या ठीक होने वाला मर्ज़ नहीं है, और बदकिस्मती से लोग इन मरीज़ों को फिर मुख्तलिफ दूसरे इलाजात की तरफ जाते हैं, रूहानी इलाज और कोई जिन्न और भूत और मुख्तलिफ चीज़ों का, और फिर ये मरीज़ जो अक्यूट सिम्टम्स में होते हैं जो आसानी से ठीक हो सकते हैं, वहाँ से फिर ये क्रॉनिक सिम्टम्स में चले जाते हैं और फिर वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई मरीज़ शिज़ोफ्रेनिया का अक्यूट है या क्रॉनिक है या बहुत अरसे से इलाज नहीं करवाया है, तब भी ये बात आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको पहुँच जानी चाहिए कि वो काबिल इलाज है, यानी इवन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों के लिए भी इलाज मौजूद है।
इसके लेकिन अब साथ में हमें ये बात भी समझनी है कि कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा शिज़ोफ्रेनिया की टाइप है कि जिसके अंदर दवाइयों के साथ साथ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बहुत इफेक्टिव हुई है। चूँकि वो आज हमारा टॉपिक नहीं है तो उस पर फिर किसी दिन तफसील से बात करेंगे। अब हमें ये बात समझनी है कि अगर शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ आपके आसपास है और उसका प्रॉपर इलाज और दवा के बाद वो मरीज़ ठीक हो गया है तो उसकी साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। इलाज का एक हिस्सा फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है, लेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो काउंसलिंग पेशेंट को और फैमिली मेम्बर्स को जितनी वो ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह से फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ मरीज़ की साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। और उसके अंदर मरीज़ को वापस दुनिया के अंदर जो उसके आसपास लोग रहते हैं उस फैमिली में और कम्युनिटी का एक पॉजिटिव रोल अदा करने के लिए उसकी साइको सोशल रिहेबिलिटेशन नहायत ज़रूरी है। यूँ जो ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया है उसका कॉन्सेप्ट भी बायो साइको सोशल है, यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दवाइयों के ज़रिए या ECT, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो दवा के ज़रिए आप करेंगे, लेकिन साथ साथ साइको सोशल ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं आपके सवालों की तरफ। मैं एक्चुअली ये चाहता था कि एक ही गो के अंदर हम ये सारी बात कर लें। अभी भी आपके जहन में कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अब मैं कमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं स्टार्ट से। तो लेट्स वो नादिया का कमेंट आया है कि ग्रेट सेशन सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आतिफ का सवाल है कि क्या शिज़ोफ्रेनिया बच्चों में होता है? जी, शिज़ोफ्रेनिया मैंने पहले जिक्र किया 15 से 35 साल की उम्र में होता है, लेकिन हेबिफ्रेनिक शिज़ोफ्रेनिया ऐसा है जो 11, 12, 13 साल की उम्र में भी शुरू हो सकता है। तो शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ छोटे बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में ये सिम्टम्स नहीं होते। जब बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में बल्कि अगर ये सिम्टम्स होते हैं तो उन सिम्टम्स के साथ कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं, तो वो बीमारी अलग कहती है जिसको हम ऑटिज़म कहते हैं। ऑटिज़म को किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि वो चाइल्डहुड शिज़ोफ्रेनिया है, लेकिन एग्जैक्ट शिज़ोफ्रेनिया वो नहीं है। लेकिन अमूमन जो शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ है वो 15 साल के बाद शुरू होता है, 15 साल की उम्र के बाद। शरियार नासिर ने कहा है थैंक यू शरियार, आपकी तारीफ़ का है। इमरान कुरैशी साहब ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ कम, वेलकम टू द चैनल, थैंक यू। मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। मेरी तबीयत का पूछा है। हबीब जमाल साहब ने तारीफ़ की है, एक्सीलेंट लिखा है, थैंक यू। ज़रनीन खान ने लिखा है पीपल से इसके साथ जनाब जी, ये बड़ी अहम बात की ज़रनीन ने। मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक हम अलग सेशन रखेंगे। और जी आप बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं कि उस बात को जानते हैं कि ये बड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं बहुत रेगुलरली वर्कशॉप्स भी कराता हूँ, डॉक्टर्स के लिए भी और अवाम उन्नास के लिए भी। ये बहुत कॉमन होता है कि दिमाग में कोई सोच आ गई और कानों में आवाज़ें आ रही हैं। चूँकि आसपास लोग उस बात को नहीं समझते हैं तो वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि इस पर कोई जिन आ गया है, भूत आ गया है। और फिर बदकिस्मती ये होती है कि वो जब गली मोहल्ले में किसी मौलवी के पास लेके जाते हैं तो मौलवी साहब भी यही कह देते हैं जिन आ गया है इसके ऊपर। यहाँ ये बात समझनी होगी कि मैं लफ्ज़ मौलवी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आलिम नहीं कह रहा हूँ। जो आलिम दीन है, उलमाए कराम है हमारे यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम के पास अगर कोई शख्स इस तरह के मरीज़ों को ले जाता है तो जो पढ़े लिखे आलिम है वो उनको बताते हैं कि इसके ऊपर कोई जिन भूत इस टाइप का मसला नहीं है, जाइए जाके इसका इलाज कराइए, किसी डॉक्टर से कराइए। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमारे माशरे में उलमाए कराम की तादाद कम है और मौलवी हज़रात, मौलवी जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो गली मोहल्ले के वो साहिबान जो पेश इमाम हैं, हाफिज़ हैं, जिनकी खासियत तक इस्लामी मालूमात भी होती हैं लेकिन वो बाकायदा आलिम दीन नहीं होते। लेकिन चूँकि गली मोहल्लों में वही लोग एक्सेसिबल होते हैं और फिर उन लोगों ने एक तरह से उन्होंने अपना ये रोज़गार बना रखा है कि हर उस मरीज़ को कि जो उनके पास लाया जाता है उनको जिन भूत जादू का शिकार करार देकर वो अपना तावीज़ और उसके जो दूसरे पानी पड़ के फूंकना और उसके अगेंस्ट वो अपने कुछ पैसे चार्ज करते हैं। तो चूँकि उन्होंने अपना रोज़गार बना रखा है तो इसलिए वो लोगों को भी मिसगाइड कर देते हैं और फिर लोग वाकई मिसगाइड हो जाते हैं। लेकिन हमें ये बात यहाँ समझनी है कि अगर आपके आसपास कोई अच्छे आलिम दीन हैं तो उनके पास जाइए। अगर आपको ये शक भी है कि ये कोई रूहानी मामला है। यहाँ एक और बात भी हमें समझना है कि मिसाल के तौर पे अगर आप इस बात का भी यकीन कर लेते हैं आपके फैमिली मेम्बर को या बच्चे को, बेटे को, भाई को जिनको शिज़ोफ्रेनिया, उनको रूहानी बीमारी भी है, तब भी मेरी आपसे ये गुजारिश है कि दुनिया में किसी दीन के अंदर, किसी मज़हब के अंदर दवा और दुआ की कोई लड़ाई नहीं है। जो भी आलिम दीन मौलाना साहब आपको दुआ या वजीफ़ा बताते हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन खुदा के लिए दवाइयाँ मत बंद कीजिए, मेडिकल इलाज मत बंद कीजिए। सिर्फ अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में वो शख्स है कि हमारा ईमान है कि जितना इल्म दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको दिया था। तो इसका मतलब है कि उनको अल्लाह ताला चाहते तो एक मिनट में ये इल्म अता कर सकते थे कि जब वो बीमार हुए थे कि कौन सी दवा या कौन सी जड़ी बूटी आपने खानी है और शिफा हासिल कर लेनी है। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें इसलिए अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलाज की तरफ राग़िब किया ताकि पूरी उम्मत राग़िब हो जाए। तो इसका मतलब है कि जब हम इलाज करवाएंगे और जब हम ये सोच कर इलाज करवाएंगे कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत भी पूरी कर रहा हूँ, तो इस इलाज के साथ अल्लाह ताला की तरफ से शिफा भी ज़्यादा हो जाएगी। मेरा ईमान है कि हम डॉक्टर सिर्फ इलाज तजवीज़ करते हैं, शिफा अल्लाह की तरफ से आती है। तो अगर कोई मौलवी आपको मना करता है कि दवा ना लें, सिर्फ मेरा ये तावीज़ या पढ़ावा पानी और ये चीज़ें कर लें, तो खुदा के लिए मौलवी साहब से ये ज़रूर पूछिए कि मौलवी साहब इस्लाम में कहाँ दवा और दुआ की लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है।
तो इसका मतलब है दवाइयाँ और इलाज, मेडिकल इलाज अपनी जगह जारी रहना चाहिए। जब मैं मौलवी की बात कर रहा हूँ, बार बार ये समझा रहा हूँ, मैं उलमाए कराम की बात नहीं कर रहा। आलिम दीन नहायत पढ़े लिखे लोग हैं, और अब मेरे पास इतने मरीज़ आते हैं कि डॉक्टर साहब हम फ़लाँ आलिम दीन के पास गए थे, जब हमने कहा कि इस पे जिन आया है तो उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि तुम्हारे इलाके के गली के मौलवी ने गलत बात की, जाओ इसे जाके किसी डॉक्टर का इलाज कराओ। सो ये बात बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी और हौसला अफ़ज़ा है कि अब हमारे यहाँ उलमाए कराम मरीज़ों को प्रॉपरली गाइड करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ उलमाए कराम की तादाद कम है और मौलवी हज़रात की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो उलमाए कराम के लुबादे में लुबादा ज़रूर होता है लेकिन वो आलिम दीन नहीं होते। तो मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि अगर आपको रूहानी वाला मामला भी है तो किसी अच्छे प्रॉपर आलिम दीन से रब्ता कीजिए और उनसे गाइड लीजिएगा। इब्राहिम कुरैशी साहब ने कमेंट किया है कि बहुत नाइस टॉपिक है, थैंक यू। डॉक्टर आतिफ़ ने कहा है साइड इफ़ेक्ट एंटीसाइकोटिक। डॉक्टर आतिफ़ आपका ये कमेंट ज़रा जल्दी आ गया था, मैंने लेटरली बात कर ली है एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम, और उसके ऊपर ये बात बताई है कि इस पर बिल्कुल एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम ऐसे अलामात हैं कि जो एक वक्त में अगर मरीज़ देख ले, ख़ुसूसन अगर टार्टिकुलस या हाइपोग्लाइसल मसल जो होता है उसका अगर एक्स्ट्रा पायरामिडल हो जाए तो मरीज़ एकदम परेशान हो जाते हैं। तो मरीज़ों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंटीसाइकोटिक से जो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम होते हैं, यानी हाथ पाँव में कपकपाना या गर्दन कभी टेढ़ी हो जाना, इस तरह की अलामात अगर होती हैं तो ये ख़तरनाक नहीं है, ये जानलेवा नहीं है, ये बहुत आराम से काबिल इलाज होती हैं, और प्रॉपरली अगर एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन साथ दे दी जाए तो इन अलामात के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, और ये बिल्कुल डैमेजिंग साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स जो हैं वो डिस्टर्बिंग साइड इफ़ेक्ट हैं लेकिन डैमेजिंग साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आलिया फैसल कह रही हैं कि इन्फॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू आलिया। समर आफ्ताब ने कहा है, किसी और को रिकमेंड किया है। ज़ुहैब मुझे सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब। बिनते अली ने कहा सर अगर कम हो WBC और प्लेटलेट्स तो भी दे सकते हैं। WBC और प्लेटलेट्स अगर मखसूस तादाद से कम हो तो क्लोज़ापिन नहीं दे सकते। WBC की टोटल तादाद 3.5,000 यानी 3,500 से कम हो और न्यूट्रोफिल 2,000 से कम हो जाएं और प्लेटलेट्स 1 लाख से कम हो तो क्लोज़ापिन को फौरी तौर पर रोक देना चाहिए और दोबारा अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसीलिए क्लोज़ापिन को स्टार्ट करते वक्त शुरू में वीकली मॉनिटरिंग करवाई जाती है। डॉक्टर उस्मा, थैंक यू वेरी मच, आपने तारीफ़ की, इट्स रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। मैडम उस्मा अगर मेरी तारीफ़ कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच मैम, यू आर ऑलवेज़ वेरी इनकरेजिंग। राशिद साहब ने कहा वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू। रोज़ीना धरनावाला, एग्री सर, थैंक यू रोज़ीना। अस्सलाम वालेकुम सर, रोज़ीना कह रही हैं योर लेक्चर इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव सर, प्लीज़ शेयर हाउ कैन वी एनालाइज इम्यून डिफिशिएंसी इन द पेशेंट विद सीवियर मेंटल इलनेस। रोज़ीना इस पर हमने पहले भी बात की थी इम्यूनिटी पे, मेरा ख्याल है एक सेशन इसके ऊपर अलग से रखेंगे, आपकी बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ है और इंशाल्लाह ईद के बाद चूँकि ये सेशन ईद से पहले आखिरी सेशन है तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तजवीज़ ज़रूर हम एक सेशन रखते हैं। जहरा ने कहा इन्फॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सर, थैंक यू ज़हरा। सेम क्वेश्चन लाइक रोज़ीना। नोमान सरवत नदीम ने कहा है कि एक टैबलेट का नाम लिखा है कि 6 मिलीग्राम कितने अर्से खा सकते हैं। सरवत ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर मरीज़ की अलामात ठीक हैं तो 6 मिलीग्राम बहुत अप्रोप्रिएट डोज़ है, और लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि जिस डॉक्टर से आप इलाज कराते हैं उनके साथ मुसलसल कॉन्टैक्ट में रहिए, और अगर तबीयत बिल्कुल भी ठीक है, 100% ठीक है, उसके बावजूद महीने या 2 महीने में एक दफ़ा ज़रूर डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए, ताकि अगर किसी वजह से दवा को कम करना हो तो डॉक्टर साहब उस दवा को कम भी कर सकें, और ये उसी वक्त पॉसिबल होगा कि जब आप अपने मरीज़ को रेगुलर फॉलोअप पे लेके जाएंगे। तो फॉलोअप पे रेगुलर ले जाइए और ख़ुद से दवाइयों को कम या ज़्यादा ना कीजिए। रिवॉक्स 6 मिलीग्राम खासी मुनासिब डोज़ है, और लेकिन ये ज़रूर साथ में मॉनिटर करना चाहिए कि अगर कोई बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है इसके साथ या कोई और एडिशनल हार्मोनल चेंजेस इस दवा के थोड़े से क्रॉनिक यूज़ के साथ साइड इफ़ेक्ट हैं तो फिर दवा की डोज़ और दवा की चॉइस भी शायद चेंज होनी चाहिए। अली रज़ा मंगी साहब ने बहुत बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब आपकी दुआओं का। बिनते अली ने कहा डिपेंड अपॉन सिम्टम, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सोबिया आफ्ताब वेल सेट का है, थैंक यू डॉक्टर सोबिया। समीर साहब का सवाल है, सर मेरे कज़न को शिज़ोफ्रेनिया है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट है, डॉक्टर हारून हैज स्टार्टेड ओलेंजापिन टैबलेट, नाउ ही इज़ ऑन 175 बट स्टिल नो रिस्पॉन्स, पेशेंट इज। समीर जो आपने कमेंट किया है मैं उससे जो बात समझ चुका हूँ, प्रोफेसर हारून साहब हम सब के उस्ताद हैं और हमारे लिए वो एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। जिस दवा का आपने जिक्र किया है मेरा ख्याल आप शायद लिखने में कुछ गलती हो गई, वो शायद आप क्लोज़ापिन बताना चाहते हैं, क्योंकि ओलेंजापिन तो 175 मिलीग्राम नहीं दी जाती, वो तो 10 या 20 मिलीग्राम दी जाती है। अगर आप क्लोज़ापिन ही का जिक्र कर रहे हैं जो कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट में दी जाती है तो डॉक्टर हारून साहब ने बिल्कुल ठीक दवा दी है, और 175 मिलीग्राम जो है क्लोज़ापिन की वो अभी मेरा ख्याल डोज़ अप्रोप्रिएट नहीं है, शायद बढ़ानी पड़ेगी। क्लोज़ापिन की यूजुअल इफेक्टिव डोज 300 मिलीग्राम से 900 मिलीग्राम पर डे है। सो अगर 175 मिलीग्राम पे नहीं आया है तो चूँकि इस दवा को ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है तो मुझे उम्मीद है कि प्रोफेसर हारून साहब ज़रूर इस दवा को ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। आप प्रोफेसर साहब के साथ राब्ते में रहिए और ये बात बताइए कि रिस्पॉन्स अभी नहीं आया है और थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि 300 मिलीग्राम से जब ज़्यादा होगा तब
तब ये बात होगी कि एक्चुअली रिस्पॉन्स आना शुरू होगा और कई दफ़ा मरीज़ों को 400, 500, 600 या 800, 900 मिलीग्राम पर जाकर फ़ायदा होता है। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि जो ये साइड इफ़ेक्ट है क्लोज़ोपीन का, प्लेटलेट्स और WBC वाला, इसलिए इसको इमीडिएटली या अर्ली डोज को ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना चाहिए। My daughter is settled on 37 milligram several eaten from last 4 years. इज़ दिस ए सेफ डोज़? ये जो दवा आपने लिखी है उसके हिसाब से ये डोज़ तो सेफ़ है, लेकिन 4 साल से अगर ये दवा की डोज़ के ऊपर ठीक हैं, इसका मतलब है कि डोज़ को कम होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है मियाँ असगर साहब कि आप अपनी बेटी को अपने साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर दोबारा लेके जाएँ उनके पास और डोज़ एडजस्ट करवाएं। जैसे मैं पहले भी जिक्र किया है कि अगर आपका मरीज़ 100% ठीक है, तब भी 2 से 3 महीने में आपको एक विज़िट ज़रूर करना चाहिए। बिनते अली ने कहा, सर एक लड़की मैं नेबर में, शी इज़ ऑलमोस्ट 18 ईयर, उसमें शिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स मैंने देखा, साइकियाट्रिस्ट को दे डिनाइड, उसकी अम्मी के कहा है कि जिन है। बिनते अली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये आप जिस केस का जिक्र किया है कि उनकी फैमिली मेम्बर कह रही है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अब आपको ये बात फ्रंट लाइन पे जाके उनको समझानी पड़ेगी। उनकी अम्मी को या उनके फैमिली मेम्बर को कहिए कि अगर आप ये समझते हैं कि जिन या ये सब कुछ भी है और मौलवी से इलाज करवा रहे हैं तो आप ज़रूर करवाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन खुदारा इस मर्ज़ का इलाज डॉक्टर से भी करवाएं। दोनों इलाजात की आपस में कोई टकराव नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से जाके उन्हें काउंसिल करेंगे और समझाएंगी तो शायद वो इलाज के लिए तैयार हो जाएँ। सोबिया आफ्ताब, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेवर स्टॉप मेडिसिन। थैंक यू डॉक्टर सोबिया। ज़ुहैब ने कहा, आई फेस मैनी ऑफ द मौलवी टाइप क्वेश्चन, यू मेक इट ईजी फॉर मी, थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत ज़ुहैब। वकास ने कहा, वेरी वेल सेड सर, थैंक यू वकास। अली सलमान, माशाल्लाह सर, ज़बरदस्त सेशन, थैंक यू। बिनते अली, सर क्लोज़ोपीन बंद की गई तो पेशेंट ठीक कैसे होगा? क्लोज़ोपीन बंद करेंगे तो पेशेंट की, अगर मैं ये आपका सवाल समझाऊँ तो इसका मतलब ये है कि आप ये पूछना चाह रही हैं कि मरीज़ अगर ठीक हो जाए तो क्लोज़ोपीन को बंद कैसे किया जाए। अगर ये आपका सवाल है तो क्लोज़ोपीन को जब हम देते हैं किसी मरीज़ को और मरीज़ की बिल्कुल सिम्टमलेस हो जाता है तो फिर ग्रेजुअली हम डोज़ को कम करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक मेंटेनेंस डोज़ पर भी देनी होती है। बहुत सारे मरीज़ 100 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम पर, जो शुरू में 400, 500, 600 मिलीग्राम पर सेटल होते हैं, बाद में 150, 200 मिलीग्राम पर भी वेल सेटल रहते हैं, उसको फिर ग्रेजुअली भी बंद करके देखा जाता है। लेकिन अगर सिम्टम्स वापस आ जाएँ तो फिर मेंटेनेंस डोज़ को हमें लॉन्ग टर्म देना पड़ता है। अली हैदर साहब ने कहा, थैंक यू, आई बी वेटिंग फॉर योर सेशन ऑन जिन। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जिन जादू और मेंटल हेल्थ, ये हमारे सेशन का नाम होगा। हम यकीनन जल्दी इस सेशन करेंगे। डॉक्टर उस्मा ने अगेन बहुत थैंक यू कहा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उस्मा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम रियली सल्यूट टू यू, बिकॉज आपके इस इनिशिएटिव से डॉक्टर उस्मा, जिस तरह से अवाम उन्नास में ये इन्फॉर्मेशंस पहुंची हैं और जिस तरह से अवाम ने इसको अप्रिशिएट किया है और जिस तरह से मैं व्यूअरशिप और फिर क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, उससे लगता ये है कि आपने एक ऐसा सदका जारिया इस रमज़ान में शुरू किया है कि जो जिसके लिए आप वाकई सल्यूट की मुस्तहिक हैं। आप भी और आपकी पूरी टीम, ICP की पूरी टीम और हमारे पैनल पे जितने डॉक्टर साहिबान और साइकोलॉजिस्ट और जो इस प्रोग्राम में एक्टिव रहे हैं, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि हम अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि इसके तवस्सुस से हम अवाम उन्नास की ये खिदमत कर सकें। रज़ा साहब ने कहा, थैंक यू वेरी मच। रोज़ीना ने थैंक यू कहा है। आदिल ग़ालिब, अप्रिशिएटेड, थैंक यू। सरवत नदीम, वेट गेन हो रहा है रिवॉक से। सरवत, मैंने पहले भी कहा था, रिवॉक ऐसी दवा है जो वेट गेन करती है, और वेट गेन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो सिर्फ मामला वेट गेन तक नहीं रखता, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ होने के चांसेस भी होते हैं। तो अगर वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए। बहुत सारी अब एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ऐसी भी हैं जिसमें एरिपिप्राजोल है, इसमें लिरासिडोन है कि जो वेट गेन नहीं करती हैं, और अब रिवॉकी का एक एडिशनल फार्मूला आया है जो इसका रिपरकशन है, जिसके अंदर वेट गेन के चांसेस कम हैं। तो अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए वेट गेन वाला मसला, और मुझे उम्मीद है कि दवा चेंज होने के साथ मरीज़ की तबीयत भी ठीक रहेगी और वेट गेन वाला मसला भी हल होगा। अब कुछ और कमेंट हैं। क्या ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन से दिमाग की बीमारी हो सकती है? जी, स्ट्रेस यकीनन दिमाग की बीमारी का बिल्कुल बाइस बनते हैं, और स्ट्रेस से बचने के लिए हमारे पास इसी रमज़ान मुबारक में कई सेशन यहाँ हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है नोमान कि ICP के पेज पे जाके देखिए, स्ट्रेस से बचने के तरीक़ों के ऊपर कई सेशंस मौजूद हैं, वो देखिए तो आपको बहुत अच्छे से गाइडलाइन होगी। अगर WBC और प्लेटलेट्स काउंट कम होना शुरू हो जाएँ, कम हो रहा हो तो क्लोज़ोपीन भी चल रही हो तो क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल क्लोज़ोपीन को रोक देना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो लोग क्लोज़ोपीन पे होते हैं उनको मौसमी बुखार या कुछ इस तरह के इन्फेक्शन अगर हो जाए और साथ में एंटीबायोटिक शुरू की जाए, तो चूँकि एंटीबायोटिक भी WBC काउंट को कम करती हैं, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक्स और क्लोज़ोपीन के कॉम्बिनेशन की वजह से WBC काउंट कम होना शुरू होता है। तो ऐसे में हम फ़ौरी तौर पर क्लोज़ोपीन को रोक देते हैं, और जब एंटीबायोटिक्स वगैरह का कोर्स पूरा हो जाता है तो फिर दोबारा हम क्लोज़ोपीन का शुरू करते हैं। लेकिन अगर किसी मरीज़ में क्लोज़ोपीन कम हो रही है तो फिर आपको बिल्कुल ये चाहिए कि फ़ौरी तौर पे क्लोज़ोपीन को रोक दें और रिस्क पे बिल्कुल भी ना लें। क्या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है? सरवत नदीम साहिबा ने कहा है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ को साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन बिल्कुल ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूर साइकोलॉजिस्ट को आपको दिखाना चाहिए। बिन्त मोहम्मद का सवाल है, सर डेली ओलेंको टेग्रॉल ले रहे हैं लेकिन एक दिन में टैबलेट में गैप आ गया जो कि मुझे
नहीं मिल रही थी तो लैंको को कोई नुकसान तो नहीं होगा एक दिन के गैप से। देखें, ये बात समझना है कि दवाइयों की रेगुलरिटी भी मेंटेन रखनी है। ख़ुसूसन जो आपने दवा लिखी है इसमें टेग्राल एक ऐसी दवा है कि जो एंटी एपिलेप्टिक है, जो मूड स्टेबलाइज़र के तौर पे भी यूज़ होती है। अगर आपको एंटी एपिलेप्टिक के तौर पे लिखी गई है तो एक वक्त की गैप भी इस दवा का बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है। लेकिन अमूमी तौर पर हमें ये बात समझनी होती है कि दवाओं में रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने मरीज़ों को ये गाइड करता हूँ कि जब आपकी दवा का आखिरी पत्ता आपके हाथ में आए और आखिरी पत्ते की पहली गोली आपने निकाली है, उसी वक्त बाज़ार से अपने मज़ीद दवा ला के घर में रखें। जिस तरह से हम अपने घर में आटे का बंदोबस्त करते हैं, इसी तरह से दवाइयों का बंदोबस्त किया करें कि ख़त्म होने से पहले अगले दवाइयाँ आ जानी चाहिए। तो गैप ना करें, क्योंकि गैप करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। अच्छा, वेट गेन होता है फिर? मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। वेट कम होता है फिर? नहीं, वेट कम तो नहीं होता। जो आपने सवाल पूछा है कि अगर दवा चेंज कर दें तो वेट कम होगा, नहीं, लेकिन ये होगा कि मज़ीद वेट बढ़ना रुक जाएगा और जो वेट हो गया है उसको फिर आपको एक्सरसाइज, वॉक और बाकी जो फिज़िकल तरीके हैं वज़न कम करने के, खुराक में परहेज़ वाले तरीके, उससे फिर आपको वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। डॉक्टर उस्मान ने कहा, आई अप्रिशिएट ऑल पार्टिसिपेंट, बिल्कुल, और प्रॉब्लम इनफैक्ट दे आर आल्सो रेजिंग अवेयरनेस ब्रॉडली। बहुत सही बात की डॉक्टर उस्मान आपने। नुमान थैंक यू कह रहे हैं। उस्मान शेख, पैनिक अटैक क्यूरेबल है? बिल्कुल पैनिक अटैक क्यूरेबल है, ट्रीटेबल बीमारी है, इसके ऊपर प्रोग्राम भी हो चुका है। लैंको में गैप हुआ था तो वही बात मैं एड्रेस कर चुका हूँ। मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर कमेंट पे मैंने बात किया। अब एक बहुत अहम बात जिसकी तरफ डॉक्टर इमरान ने मेरी तवज्जो करवाई थी बिल्कुल शुरू में, वो यूँ कि चूँकि ये ईद से पहले एक आखिरी सेशन है तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो ईद आ रही है ये हमारी ज़िंदगी की बिल्कुल डिफरेंट किस्म की ईद है। क्योंकि इस ईद से पहले पिछले 2-3 महीने से जिस तरह से कोरोना वायरस और लॉकडाउन की जो सिचुएशन गुजर रही है, तो इस ईद के अंदर हमारी माशरा, हमारा शहर, हमारा मुल्क, हमारी दुनिया एक क्राइसिस से गुजर रही है। तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। मेरी आप सबसे गुजारिश ये होगी कि अगर ईद पे कपड़े नए नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं, कोई नए जूते नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, बल्कि ये वो पैसे अगर जो नए कपड़े और नए जूते के अगर आप जो हमारे यहाँ कल्चरली हम हमेशा बनवाते हैं, अगर आप बच सकते हैं तो इन पैसों को अपने आसपास लोगों को राशन के लिए दीजिए। क्योंकि इस वक्त बेतहाशा एनजीओज़ की मदद और हुकूमती मदद के बावजूद आपके पास हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनको इस बात की ज़रूरत है कि हम उनके लिए राशन का बंदोबस्त करें। इसी तरह से इस ईद के ऊपर वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो हम पिछले कई हफ़्तों से हम मुसलसल जिन पे अमल कर रहे हैं, उसके ऊपर लाजमी हमें अमल करना है। ईद की नमाज़, जैसा कि सुना ये जा रहा है, मुझे अभी एग्जैक्टली चूँकि कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, सुना ये जा रहा है कि ईद की नमाज़ भी शायद बड़े इज्तिमात नहीं होंगे, या इज्तिमात होंगे तो उसमें एहतियाती तदाबीर के साथ होगी। तो या तो एहतियाती तदाबीर के साथ ईद की नमाज़ पढ़िएगा, और अगर नहीं होती तो घर में रमज़ान के लिए शुक्राने के 2 नफ़िल अदा कर लीजिएगा और अल्लाह ताला से शुक्र कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान दिया और उसके बाद फिर हमें ये ईद भी दिखाई। और लेकिन इसके साथ साथ ईद पे जो हमारी रिवायत है, गले मिलना और हाथ मिलाना, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये रिवायती मामला है, ये शरई मामला नहीं है। और चूँकि शरई तौर पे हम पे ये लाजिम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस पे अमल करें जो वबाई अमराज से बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को गाइड किया था। तो इसलिए हमें इन तमाम एहतियाती तदाबीर पे अमल करना है। इजाज़त लेने से पहले मैं फिर एक दफ़ा ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा अता फ़रमाए। वो तमाम लोग जो कोरोना और किसी भी तरह की बीमारी में मुब्तला है, रमज़ान मुबारक की बरकत से उन सबको सेहत अता फ़रमाए। मैं अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला हम सब को माफ़ फ़रमाएँ, हमारा इस्तग़फ़ार कबूल करें और दुनिया से इस वबा को, तमाम इंसानियत से इस वबा को ख़त्म कर दें इस रमज़ान मुबारक की बरकत से। और मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोगों को जो इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के इस फेसबुक पेज से मुझसे रब्ते में रहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की पूरी टीम को और जितने भी हमारे दोस्त और डॉक्टर साहिबान यहाँ पर आए, उन सबको मेरी तरफ से पेश की ईद मुबारक, और इस उम्मीद के साथ कि ये ईद हम सब के लिए सिर्फ खुशियों का पैगाम लाए। आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।